यूपीएससी की तरफ और आईपीएस की तरफ प्रेरणा देने का जो स्रोत है वो मेरी माताजी रही हैं। जी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी हमारे साथ हैं लखनऊ पुलिस कमिश्नर ध्रुव ठाकुर सर। सर वेलकम टू स्टूडेंटो सर। थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना कीमती टाइम दिया हमें, और इसके लिए थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले सर आप अपनी यूपीएससी की जर्नी बताइए, क्योंकि सर आप 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर हो। क्योंकि सर उस टाइम पे काफ़ी चैलेंजेस होते थे जर्नी को अपनी कंटिन्यू करने के लिए। सर आपको क्या ऐसा मोटिवेशन फैक्टर रहा कि आप यूपीएससी की जर्नी में आए एक आईपीएस ऑफिसर? क्या ऐसा प्रोत्साहन रहा आपको? देखिए, यूपीएससी की तरफ और आईपीएस की तरफ प्रेरणा देने का जो स्रोत है वो मेरी माताजी रही हैं। जी। मेरी माताजी की इच्छा थी कि मैं यूपीएससी परीक्षा जरूर दूं। मैं देने से हिचक रहा था, तो उन्होंने अंत में यह कहा कि तुम्हें कम से कम 4 बार अटेम्प्ट तुम्हें मिलता है, 4 बार अटेम्प्ट परीक्षा दे दो, तुम्हारा हो या ना हो मुझे मतलब नहीं है। जी। ओके सर। सो सर उस टाइम पे जब आपने स्कूलिंग की थी तो सर आपने कौन से स्कूल से स्कूलिंग की अपनी? मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा गुरुकुल में ज़्यादातर हुई। ओके, गुरुकुल में जहाँ संस्कृत वेद वगैरह पढ़ाए जाते हैं, तो मेरी शिक्षा दीक्षा वहाँ ज़्यादा हुई। बाद में मैंने आचार्य की डिग्री ली, फिर मैं पटना यूनिवर्सिटी से मैंने एमए संस्कृत भी किया। उसके बाद मैं इधर यूपीएससी में आ गया था। ओके। सो सर आपने कितने टाइम तक यूपीएससी की प्रिपरेशन की और कितने जल्दी आपने एग्ज़ाम क्लियर किया? यूपीएससी मेरा पहली बार क्लियर नहीं हो पाया था जी। दूसरी बार मैंने दिया, जो मेरा 92 एग्ज़ाम था, 93 बैच था, उसमें मेरा 299 रैंक आया था, जिसमें मुझे पहले डायनेमिक्स की सर्विस ऑफर हुई थी, बाद में वो खुद रिवाइज होकर के इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस मिली थी, और जो मेरा 3rd अटेम्प्ट था उसमें मुझे आईपीएस मिला। ओके। तो सर उस टाइम थोड़ा सा आप बता सकते हो कि यूपीएससी में कितनी पोस्ट होती थी, किस तरीके से मतलब कितने एग्ज़ाम होते थे? एग्ज़ाम तो इतने ही होते थे जितने आज हो रहे हैं। तभी भी प्रीलिम्स होता था, मेंस होता था, इंटरव्यू होता था। मेंस का कुछ पैटर्न अब बदल गया है। मेंस का उस समय हम लोग समय 2 ऑप्शनल पेपर्स हुआ करते थे, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, उसके 4 पेपर्स हुआ करते थे। अब ऑप्शनल एक ही सब्जेक्ट होता है, उसके 2 पेपर होते हैं। हम लोग समय जीएस के 2 ही पेपर होते थे, अब जीएस के 4 पेपर्स हो गए हैं। तो इतना अंतर आया है। और जो हमारी वैकेंसी रहती थी उस समय कुछ कम रहती थी, वैकेंसी 700-800 के आसपास होती थी, अब काफ़ी बढ़ गई है। बीच में 98 से 2002 का बीच का ऐसा टाइम आया था जिसमें यूपीएससी में बहुत कम वैकेंसी आ गई थी। उससे पहले हम लोग के बैच में या 97 तक वैकेंसी ठीक ठाक 700, 800, 900 तक जाती थी। अब तो खैर काफ़ी वैकेंसी आ रही है। ओके। सो सर जब आपने फर्स्ट टाइम यूनिफॉर्म पहनी थी तो सर उस टाइम का आपका क्या फील हुआ था सर? क्योंकि आजकल हम लोग जैसे यूपीएससी की खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आईपीएस की एक यूनिफॉर्म देख के अलग सा मोटिवेशन आ जाता है। तो सर आपको क्या फील हुआ फर्स्ट टाइम आपने जब यूनिफॉर्म? देखिए, यूनिफॉर्म की फीलिंग एक अलग ही है, वो चाहे आईपीएस की हो चाहे कांस्टेबल की हो। जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं तो आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, आप जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत सारे विभाग हैं जी। आप कहीं रहेंगे, लखनऊ में हैं, दिल्ली में, कहीं भी 50 विभाग 100 विभाग हैं, उसमें मुश्किल से 5-10 विभाग के लोग जानते हैं जी। उसमें भी जो वर्दीधारी रहता है उसको लोग तत्काल जान जाते हैं। आप किसी विभाग में ऑफिस में जाएँ तो ऑफिस में किसी अधिकारी को देख करके, कर्मचारी को देख के आप पहचानेंगे कि हाँ साहब ये इस विभाग का कर्मचारी है। ऑफिस से बाहर है कोई उसको नहीं पहचानता है जी। लेकिन पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जहाँ कांस्टेबल हो या डीजीपी हो, जो बाहर खड़ा है, ड्यूटी पर खड़ा है, चौराहे पर खड़ा है, उसे सब पहचानता है। उसको देख करके लोग सुरक्षा के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, सबके बारे में लोग एक धारणा बनाते हैं। तो एक जो पुलिस विभाग का ये वर्दी है ये अलग ही फीलिंग देता है। ओके। सो सर आपकी उस टाइम पे क्या हॉबीज़ थी या फेवरेट चीज़ें थी, और वो जो फेवरेट हॉबीज़ या चीज़ें कहें वो अभी आप उनको लेकर कंटिन्यू चल पा रहे हो, फिर मतलब कि खत्म हुई? मेरी फेवरेट हॉबी हमेशा रीडिंग रही है जी। और जैसे अभी जिस पोस्ट पर हूँ तो उसमें तो रीडिंग मैं ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं साइड पोस्ट पर रहता हूँ, साइड पोस्ट मतलब जहाँ मेरे पास वर्कलोड कम रहता है, तो वहाँ मुझे कुछ न कुछ पढ़ने की, खास पुलिस से रिलेटेड सब्जेक्ट या कुछ और भी पढ़ने की हमारी इच्छा रहती है, और मैं हॉबी रहती है, उसको मैं पूरा करता रहता हूँ। ओके। सो सर आजकल इंडियन पुलिस सर्विस में क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं? क्योंकि सर आप तो काफ़ी टाइम से सर्विस कर रहे हो, करीब 25 वर्ष हो गए हैं। देखिए, पुलिस की चैलेंजेस धीरे धीरे नई इवॉल्व होती जा रही हैं। जो पॉलिटिकल सिस्टम अपहीवल हो रहा है, आप देखो अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो पुलिस के सामने कितनी बड़ी चुनौती है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि हम कानून व्यवस्था बनाए रखें, साथ ही साथ जो हमारे सामने लोग हैं, हम किसान हमारे सामने, वो हमारे दुश्मन तो है नहीं जी।
तो ये हम कैसे क्या करें जिससे कि हम कानून व्यवस्था बनाए हुए रखें और साथ ही साथ इनको हम नाराज़ भी ना करें या इनसे हम दुश्मनी ना लें या इनके प्रति हमारे इनके बीच कोई दुश्मनी का भाव पैदा ना हो। ये बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत मुश्किल घड़ी होती है जब हम अपने नागरिकों के प्रति ही, अपने साथियों के प्रति ही, अपने दोस्तों के प्रति ही हमें कानून का पालन करना पड़ता है। अपराधियों के खिलाफ कानून पालन करना बड़ा आसान है। आपको कहीं एक डकैत मिल गया, एक हत्यारा मिल गया, लुटेरा मिल गया, बहुत आसान है। आपने उसको पकड़ा, हथकड़ी लगाई, जेल भेजा, तफ्तीश किया। लेकिन जब इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर होते हैं जहाँ कि आपके देश के किसान आपके सामने खड़े हैं जी, उस पर कैसे आप बल प्रयोग करेंगे? बहुत बड़ा डायलेमा होता है। सबसे बड़ी चैलेंज हमारे सामने यही रहती है। नई चैलेंजेस बहुत सारी आ रही हैं। अब साइबर क्राइम चैलेंजेस आ गई हैं, सोशल मीडिया की चैलेंजेस आ गई हैं। सोशल मीडिया की चैलेंजेस इतनी बड़ी आ गई हैं कि आप देखेंगे कि सोशल मीडिया के चलते न केवल जैसो आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, न केवल आपके साथ क्राइम हो रहा है, अपितु समाज में भी, संप्रदाय में भी, समुदाय में भी। आप देखेंगे अभी लेटेस्ट देखा आपने किसान आंदोलन में एक आया कि ट्विटर पर एक हैशटैग टूल चला था। तो इस तरह करके तमाम चीज़ें नई आ रही हैं, नई चैलेंजें नई आती हैं। आज से पहले अपराध होते थे तो हम लोग जैसे अपने मुखबिरों के माध्यम से पकड़ते थे। आज अपराध होता है तो हमें सर्विलांस का यूज करना पड़ता है। तो नई चैलेंज आ रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। उस टेक्नोलॉजी के पीछे हमें भागना पड़ता है। हमारी पुलिस को अपडेट होना पड़ता है, हमें अपडेट होना पड़ता है जी। यही हमारी चैलेंजेस है। ओके सो सर, आपने जैसा कि गुरुकुल से पढ़ाई की है तो सर आपने डेफिनेटली हिंदी मीडियम से पढ़ाई की होगी। तो सर जो हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट्स हैं तो सर उनके लिए आपके क्या सजेशन रहेंगे? क्योंकि आजकल हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट्स कम सेलेक्ट होते हैं यूपीएससी की जर्नी में या यूँ कहें अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में। देखिए, मीडियम बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अभी भी हिंदी मीडियम में जो हमें वो मिल पाता, पाठ्य सामग्री मिल पाती है, कम मिल पाती है। तो हमें जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जीएस वगैरह के भी, जो हमें टॉपिक पर जो हमें सजेस्टेड जो बुक्स होती हैं, सजेस्टेड जो आर्टिकल्स मिलती हैं, सजेस्टेड जो स्टडी मटेरियल्स मिलती हैं, इंग्लिश में मिल पाती हैं। तो आप हिंदी मीडियम के भी हैं, लेकिन आपकी इंग्लिश की इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए कि इंग्लिश आप अच्छे समझ सकें, अच्छे से लिख सकें बहुत हद तक। क्योंकि इंग्लिश एक आपका जैसे कंपल्सरी सब्जेक्ट भी है, उसको भी आपको क्लियर करना पड़ता है। बहुत सारे हिंदी वाले जहाँ मात खा जाते हैं वही कंपल्सरी सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं। जो अब आजकल सी स्टैट हो रहा है उसमें भी दिक्कत आती है। पहले तो सी स्टैट क्वालिफाइंग अब तो क्वालिफाइंग केवल हो गया है। पहले तो उसका स्कोरिंग मेरिट भी हो तब भी दिक्कत आती थी। तो यदि आप हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम में सवाल का जवाब लिख रहे हैं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको इंग्लिश की इतनी समझ रखनी पड़ेगी कि 2-3 चीज़ कर पाएँ। इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट क्वालिफाई कर पाएँ, जो सी स्टैट को भी क्वालिफाई कर पाएँ, और जो इंग्लिश में स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं अच्छी, जो कि हिंदी में नहीं है, वो आप उसको स्टडी कर पाएँ, उसके अनुसार अपनी तैयारी कर पाएँ। ओके सो सर जी, स्कूल और कॉलेजेस का कितना योगदान रहा आपकी प्रिपरेशन यूपीएससी की जर्नी में? क्योंकि सर स्कूल ही है जो कि हमें स्टार्टिंग से सिखाता है कि कैसे क्या चीज़ें आगे लेकर चलनी है। देखिए, स्कूल कॉलेजेस का ये कंट्रीब्यूशन रहता है प्रिपरेशन में कि आपको एक अच्छी समझ, एक अच्छी इंटेलिजेंस, एक अच्छी ग्रैस्पिंग पावर्स आपको आ जाती है। क्योंकि जब आप यूपीएससी देने आते हैं तो उसमें तमाम सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने स्कूल या कॉलेज में पढ़ी हुई हों, नई चीज़ें आती हैं। मान लीजिए कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो जब यूपीएससी एग्ज़ाम देता है तो उसको बहुत सारे आर्ट्स के पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपको स्कूल कॉलेज में सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हों, लेकिन स्कूल कॉलेज में ये ज़रूरी है कि आपको इस लायक बना दिया गया हो, आपकी समझ इस तरह स्तर पर पहुंच गई हो कि आप कुछ भी पढ़ें उसको समझ सकें, उसको आप परीक्षा में प्रोड्यूस कर सकें। सो सर, आपने जैसा कि 25 वर्ष पहले यूपीएससी की जर्नी की है, तो सर उस टाइम पे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट या गूगल या यूट्यूब जैसी चीज़ें नहीं होती थी, तो सर वो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए जर्नी के लिए? नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट उस समय भी थी। इतने बड़े बड़े, आजकल तो बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट तब भी पर्याप्त थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं कमी नहीं थी। हाँ, जो आपको मटेरियल अभी इधर मिल जाता है वो उस समय मटेरियल नहीं मिल पाते थे। ये बात सही है कि जो आपको गूगल पर मिल जाए या यूट्यूब पर मिल जाए या और मैंने जो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाता है, रेडली इंटरनेट पर अवेलेबल मिल जाता है, वो नहीं मिलता है। और ये लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर्याप्त है, उसमें कोई कमी नहीं थी। सो सर, आपकी जो सर्विस है करीब 25 वर्ष हो गए हैं, तो सर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जो कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे, ऐसा कुछ हो तो सर प्लीज़ शेयर करिए। देखिए, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जो यूपीएससी से आप कोई भी सर्विस क्लियर करते हैं, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो या कोई भी सर्विस क्लियर करते हैं, इसमें सबसे बड़ा चार्म है कि आपको जनता की सेवा करने का मौका मिलता है जी। देखिए, जब आप स्टूडेंट्स रहते हैं ना, तो आपके उन्हें बहुत सारी तमन्नाएँ रहती हैं, बहुत सारे विचार आते हैं जी, हाँ, ख्वाब आते हैं।
आप कॉलेज लाइफ में हैं तो आपको लगता है दुनिया एकदम मेरी मुट्ठी में है, और फिर लगता है हम दुनिया के लिए क्या ना कर दें। आपको लगता है कि हम अभी डीएम रहते, हम यदि एसपी रहते, हम ये कर देते, हम वो कर देते। यही काम आप नेता बन के भी कर सकते हैं, एमपी एमएलए बन के भी कर सकते हैं, मंत्री बन के भी कर सकते हैं, वो अलग एक राह है। जब लेकिन ये इधर जो ब्यूरोक्रेट्स बनने की राह है, तो आपके पास ये ऐसा मौका है जिसके आधार पर आप जनता की रियल सेवा कर सकते हैं। आप अपने सारे ख्वाब पूरा कर सकते हैं, चाहे अपने ख्वाब पूरा करने हो, चाहे देश के, समाज के, परिवार के सारे ख्वाब पूरा कर सकते हैं। जी। तो सर इंडियन पुलिस सर्विसेज में क्या सर लड़के और लड़कियों के लिए सेम चैलेंजेस हैं? हाँ, सबके लिए चैलेंज सबके लिए एक ही है, लेकिन एक बात ज़रूरी है, चाहे इंडियन पुलिस सर्विस हो, क्या कोई सर्विस हो, लड़कियों के चैलेंज कुछ हटके इसलिए आ जाता है कि समाज की अपेक्षा, समाज की एक्सपेक्टेशंस उनसे ज़्यादा होती है। जी। वो जो हमारा अभी जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, हमारा समाज है, अभी भी लड़कियों को जो स्थान देना चाहिए वो दे नहीं पाया है, जी। स्वीकार नहीं कर पाया है, स्वीकार नहीं कर पाया, मैं कहना चाहूँगा। तो जो भी लड़कियां आती हैं, मेरे अंदर भी बहुत सारी आई, साथ की बहुत हैं या सीनियर्स हैं, उनकी यही फीलिंग होती है कि जो चेयर, जो पोजीशन लड़के ऑक्यूपाई करते हैं तो समाज उनको आराम से स्वीकार कर लेता है, और उसी चेयर को, पोजीशन को जब लड़कियां ऑक्यूपाई करती हैं तो समाज को लगता है कि समाज उनको एक दूसरी नज़र से देखने लगता है, समाज उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करने लगता है। कहने मतलब ये होता है कि समाज को लगता है कहीं वो कम डिलीवर कर पा रही हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, फिर कहना शुरू कर दे रहे नहीं ये लड़की कैसे चला पाएगी, लड़की एसपी के रूप में जिले कैसे चला पाएगी, डीएम के रूप में जिले कैसे चला पाएगी। तो ये कुल मिला के बात सही है कि लड़कियों से इन पोजीशन से जो एक्सपेक्टेशंस होती है, चूँकि कमांड कंट्रोल वाली पोजीशन है, चाहे एसपी के हो चाहे डीएम को हो, तो कमांड कंट्रोल में उनसे परफॉर्मेंस की बहुत अपेक्षा की जाती है, डिलीवरी की बहुत अपेक्षा की जाती है। फिर उनके साथ प्रॉब्लम होती है अपनी फैमिली को भी देखने की। तो कुल मिला के उनके लिए चैलेंजेस ज़्यादा हैं, डबल चैलेंजेस हो जाते हैं। जी जी। ओके, सो सर आजकल स्टूडेंट्स स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो सर उनको किस तरीके से इन चीज़ों को टैकल करना चाहिए या डील करना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट को किसी स्ट्रेस या डिप्रेशन शिकार होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स स्ट्रेस या डिप्रेशन शिकार हैं उसकी वजह ये होती है कि उनको जब मनमाफिक रिजल्ट नहीं मिलता है, चाहे नॉर्मल एग्ज़ाम्स में चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। मेरा कहना है कि देखिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चाहे यूपीएससी हो चाहे कोई एग्ज़ाम हो, यही ज़िंदगी का आखिरी स्टेप नहीं है। ज़िंदगी में बहुत चीज़ें हैं। मैं मानता हूँ कि यूपीएससी में यदि लाख लोग अप्लाई करते हैं तो लाखों लोगों का नहीं होता है जी, 1000 लोगों का मैक्सिमम होगा। हर एक साल आप देखेंगे यूपीएससी में जो एस्पायरेंट्स होते हैं आती हैं, वैकेंसी उतनी आती है, मैं इसलिए 1000 राउंड अप कर रहा हूँ, और जो अप्लीकेंट्स होते हैं वो भी 1 लाख प्लस ही होते हैं। तो आप ये कहें कि 1 लाख में यदि 1000 का सिलेक्शन हुआ, 99,000 सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो 99,000 जो स्ट्रेस में डिप्रेशन चले जाएँ, तो वो पूरी तरह से गलत है। आपने यहाँ ट्राई किया, नहीं हुआ, तो ज़िंदगी में और सारे एग्ज़ाम्स हैं, ज़िंदगी में और सारे काम हैं। आप अपने को पॉजिटिव रखिए, आपकी जो मेरिट है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो आपकी क्वालिटी है, आपकी जो टैलेंट है, उसके अनुसार आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, सो सर लास्ट में आपके क्या सजेशन रहेंगे जो नए यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं जो इस जर्नी में आना चाहते हैं, और साथ में सर आप अपने टाइम पर किस तरीके से स्टडी करते थे, थोड़ा बहुत टाइम टेबल हो सके तो बताएं। मैं अपना टाइम टेबल पहले बताना चाहूँगा। देखिए, टाइम टेबल कोई फिक्स नहीं है। आप जितने लोगों का, जितने सक्सेसफुल लोगों का टाइम टेबल पूछेंगे, सब अपना अपना अलग अलग बताते हैं जी। तो ये डिपेंड भी करता है सब पर अलग अलग। कोई देखिए बहुत लेट नाइट पढ़ता है, कोई बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ता है, कोई जैसो किसी से आप बात करेंगे पता लगेगा कि एग्ज़ाम जब आ रहा था तो 4 महीनों ने जैसे 17 घंटे 18 घंटे पढ़ाई की, कोई लगातार पढ़ाई करता है। तो आपकी जो स्टडी का पैटर्न है, जो नॉर्मल रहा है आपके स्कूल कॉलेज डेट में, मेरा कहना होगा आप उसी को मेंटेन कीजिए, उसे कुछ ज़्यादा बढ़ा लीजिए। आप 8 घंटा पढ़ते तो आप 10 घंटा कर लीजिए, लेकिन 8 घंटे को 18 घंटे आप नहीं कर पाएंगे जी। और ये मायने नहीं रखता कि आपने कितने घंटे पढ़े, मायने ये रखता है कि आपने कितने घंटे मीनिंगफुल पढ़ाई की। हम 2 घंटे पढ़ के भी कुछ दिन से नहीं समझ पाएंगे, कोई बंदा 20 मिनट पढ़ के उसे समझ लेगा जी। ये इम्पोर्टेंट है। तो जी ओके, सो सर आपका इतना बिजी शेड्यूल रहता है, जैसे कि बहुत सारे मैंने अभी देखा कि मीटिंग्स, कॉल्स, और सर इतने बिजी शेड्यूल में अपने आप को आप कैसे कूल रख पाते हो सर, इसके बारे में ज़रूर शेयर करिए। देख, कूल रखना जो मेरी चॉइस नहीं है, कूल रखना मेरी कंपल्सन है जी। यदि मैं अपने आप कूल ना रखूं तो सबको धीरे धीरे घबराने लगेगा जी। देखिए, जब मैं कूल नहीं रहूं तो मेरे अंडर इतने ऑफिसर्स हैं, वो हमें अपने उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं, वो हमें मॉडल मानते हैं, सीनियर मानते हैं, वो हमसे प्रेरणा लेते हैं।
वो देखेंगे मैं ही परेशान हूँ तो उनकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं इतने जनता के लोगों से मिलता हूँ, इतने कॉल्स अटेंड करता हूँ, इतने इवेंट्स अटेंड करता हूँ, इतने इंसिडेंट्स अटेंड करता हूँ, तो मैं बताना चाहूँ कूल रखने से फ़ायदा ज़्यादा होता है, 10 गुना फ़ायदा ज़्यादा होता है। जो कूल ना रहने से 10 गुना नुकसान हो सकता है, कूल रहने 10 गुना फ़ायदा हो जाता है। ओके, सो सर लास्ट में आपकी अब तक की जर्नी कैसी रही सर, एक वर्ड में अगर बताएं? मेरी बहुत फंटास्टिक रही, बहुत फंटास्टिक। ओके, सो थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना कीमती टाइम दिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद सर। जय हिंद। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।